नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। हमारे देश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में ये जो आंकड़ा है वो बेहद डराने वाला है। 2,73,000 को पार कर गया है ये आंकड़ा। मरने वालों की संख्या दिल बैठा देती है, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ उस समय होती है जब अस्पतालों की कमी होती है। अस्पतालों में बेड नहीं मिलते, बेड मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलती, वेंटिलेटर की बात तो बहुत दूर है। 12 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जो इस समय अस्पतालों में ऑक्सीजन की भयंकर कमी से जूझ रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमें ऑक्सीजन तुरंत जल्द से जल्द सप्लाई की जाए, तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि हमारे हिस्से की ऑक्सीजन किसी और को दी जा रही है, किसी दूसरे राज्य को दी जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश ये आरोप लगा रहे हैं, राज्य कांग्रेस शासित प्रदेश ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र उनके हिस्से की ऑक्सीजन उन्हें नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन की ये कमी जो है आपकी हमारी अपनों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है, दिल बैठा जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में उखड़ती सांसों को थामने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर चीख पुकार मची है। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सबसे ज्यादा आवाजें उठ रही हैं और साथ ही राजनीति भी हो रही है। आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत को दूर करने के लिए जो उपाय हुए हैं उनमें शामिल है रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रेल से ऑक्सीजन पहुंचाने की तैयारी हो रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन यहां पर तैयार है। आखिर ये ट्रेन क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, अब ये आपको बताते हैं। देखिए, इस ट्रेन के ऊपर टैंकर्स लाद दिए गए हैं। करीब 10 ऐसे टैंकर हैं जिनको तैयार किया जा रहा है। और ये जो टैंकर आप देख रहे हैं, अब ये टैंकर जाएंगे वाइजाग, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, और वहां से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसकी इस वक्त पूरे राज्य में सबसे ज्यादा किल्लत है, उसको लेकर आएंगे, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सके। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडियन रेलवे के साथ मिलकर यह प्रयास कर रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर लखनऊ पीजीआई अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत भी हुई है। डीआरडीओ की मदद से लखनऊ में 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है और इसके लिए रात दिन काम शुरू हो चुका है। ये अवध शिल्प ग्राम है और हम पहले आपको अवध शिल्प ग्राम को दिखा देते हैं। बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ ये अवध शिल्प ग्राम है, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े औद्योगिक मेले लगते हैं, लेकिन अब इसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है और डीआरडीओ और राज्य सरकार इसे रात दिन मिलकर बनाने में जुटी है। डीआरडीओ ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर 5,000 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ भेजा है। इससे पहले सरकार ने ऑक्सीजन की गैर जरूरी औद्योगिक सप्लाई को रोककर अस्पतालों को पहुंचाने का आदेश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफी है? महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, राजस्थान और बंगाल तक की राज्य सरकारें ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं। लिहाजा आर पार की लड़ाई छिड़ी है। जो ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, हमें और ऑक्सीजन लगभग 300-400 टन की जरूरत है, जो अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। हमारे से नजदीक में बहुत सारी स्टील के प्लांट है अन्य राज्यों में, जहां से स्टील के प्लांट से ऑक्सीजन लाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो रही। अपना दागी चेहरा छुपाने के लिए शिवसेना को केंद्र की ओर उंगली दिखाना, ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखा करके चुप नहीं सकती। यह बात को शिवसेना कान खोल करके सुन ले। जब ऑक्सीजन जैसी चीजों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो अब बेकाबू कोरोना मामलों को लेकर प्रतिबंध कड़े होते जा रहे हैं। दिल्ली में आज रात 10 बजे से अगले सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा है। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का,
दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। इस बीच राजस्थान ने भी जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना बहुत तेजी से दूसरी लहर के रूप में हमारे देश में फैल रहा है। पूरा देश परेशान है। कई राज्य तो इसमें सबसे ज्यादा, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अस्पतालों में और ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं, रिजू दत्ता जी, और हमारे साथ इस वक्त हैं संजीव झा जी। आप सभी को नमस्कार, बहुत आपका धन्यवाद संकट की इस घड़ी में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। संबित जी, अजय जी, रिजू जी और संजीव जी, हम राजनीति न करके अगर आज समाधान पर चर्चा करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें तो बेहतर होगा। संबित जी, शुरुआत आपसे। क्या आप ये मानते हैं संबित जी कि हमारे देश में ऑक्सीजन संकट है? क्या आप ये मानते हैं संबित जी कि हमारे देश में कई राज्यों में और उन राज्यों के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है? संबित जी, क्या आप ये मानते हैं कि अभी ऑक्सीजन की जितनी मांग है उतनी सप्लाई कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है? क्या आप ये मानते हैं संबित जी, आज बिना राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता से दूर होकर एक भारतवासी के तौर पर कि हां, हम कहीं ना कहीं स्थिति को भांपने में फेल रहे हैं और हमने तैयारी नहीं की, जिस तैयारी ना होने की वजह से आज हमें ऑक्सीजन की कमी, मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ता हुआ देखना पड़ रहा है? संबित जी, देखिए शाहिद भाई, आपने सही कहा कि आज के दिन ना कोई किसी पार्टी का प्रवक्ता है। आज हम हिंदुस्तानी हैं और बिना राजनीति के कुछ विषय जो जनता को जानना चाहिए वो जनता के बीच में रखेंगे। पहली बात तो है फेक न्यूज़, झूठ फैलाने की कोशिश, झूठी बातें हम में से किसी को नहीं करनी चाहिए। जो यथार्थ है उसको जनता के बीच में रखना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत भारी मात्रा में हमारे मरीज पहुँच रहे हैं, कई लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है जिससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और जो लोग आपके चैनल को सुन रहे हो कम से कम उनको राहत की सांस मिले। मैं कुछ पॉइंट्स यहां रख रहा हूं। सबसे पहले अप्रैल 12 तारीख से पहले जो हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की डिमांड थी, मेडिकल ऑक्सीजन की, वो 1000 से 2000 मेट्रिक टन की थी। अचानक 12 अप्रैल को वो डिमांड बढ़ के 4795 हुआ। उसके बाद आपको याद है आज से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर खास करके एक बैठक की थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि देश के प्रतिदिन के ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चर को 7137 मेट्रिक टन बढ़ाया जाएगा और उसके लिए निम्नलिखित कदम लिए जाएंगे। 50,000 टन मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों से यहां इंपोर्ट किया जाएगा, नंबर 1। सभी एक्सपोर्ट बंद किए जाएंगे। केवल 9 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो एसेंशियल है जिनको ऑक्सीजन सप्लाई अलाउड होगा। बाकी उद्योग के लिए जो भी ऑक्सीजन लगता था इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वो सारे मेडिकल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है 162 PSA यूनिट अर्थात प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन यूनिट, ये पूरे हिंदुस्तान में लगाए जा रहे हैं ताकि हम ग्रामीण इलाकों में भी ऑक्सीजन वहां के अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। पीयूष गोयल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे भी इस पूरे मसले में सक्रिय हो चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर बना करके जिस प्रकार से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन टैंकरों के साथ त्वरित, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर है, वो त्वरित जाके उन राज्यों में पहुंच रही है जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। तो ये सारे प्रकल्प किए जा रहे हैं और ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों को दिया जा रहा है, दूसरे राज्यों को नहीं दिया जा रहा है। अभी आपके रिपोर्ट में आपने दिखाया कि जो ग्रीन कॉरिडोर और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आपके रिपोर्टर दिखा रहे थे वो वाइजाग मतलब विशाखापट्टनम, बोकारो और राउरकेला, इन तीनों जगह जा रहे थे। तीनों ही स्थान भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं है। एक आंध्र प्रदेश में है, एक झारखंड में है और तीसरा राउरकेला मेरे गृह राज्य उड़ीसा में है। तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा ये तू मैं की राजनीति समाप्त हो, हम लोगों को कॉन्फिडेंस देने वाली बात और सच्ची बातें करें। संबित जी, हमने आपको बिल्कुल नहीं रोका। जो भविष्य का आपने प्लान बताया है संबित जी, वो राहत देता है, लेकिन आज की स्थिति पर आपने कोई बात नहीं की।
जो कोरोना की पहली लहर के बाद आशंका थी दूसरी लहर की, उसके लिए हमें जो तैयारी हमारी जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को करनी चाहिए थी, उस पर आपने कोई बात नहीं की। संबित जी, अगर एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से आज मर रहा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है संबित जी? और क्या आज आप ये दिल पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है संबित जी? देखिए सईद भाई, आपने ठीक कहा। एक भी व्यक्ति अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या, अगर एक भी व्यक्ति आईसीयू में वेंटिलेटर में ऑक्सीजन होते हुए, मेडिसिन होते हुए भी अगर उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो कोरोना से हो या किसी भी कारण से हो, वो तो दुखद ही होता है, कभी भी उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मगर आपने भी सही कहा, क्या अब हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं ये सेकेंड वेव ये आएगा इसको पढ़ने में देरी की? देखिए, राज्य सरकार भी रिपोर्टें देती हैं और केंद्र सरकार भी रिपोर्टें मंगवाती है। यहाँ तमाम राज्य सरकारों के प्रवक्ता भी हैं और यहाँ पर तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता भी हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहूँगा, हाँ, कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी ये रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी या स्थिति कुछ दिनों में खराब होने वाली है। ठीक उसी प्रकार ना ही ममता जी ने ये रिपोर्ट भेजी थी, ना ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली ने ये रिपोर्ट भेजी थी, ना किसी राज्य ने भेजी थी। मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको ओन अप करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है संबित जी, आपने माना और आपने कहा कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर अजय, जिस तरह से लोग मर रहे हैं, न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है बल्कि दवाएं नहीं हैं, रेमडेसिविर गायब हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रही, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स की तो बहुत दूर की बात है। संबित जी, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े भी हैं वेंटिलेटर्स को लेकर और उन आंकड़ों पर भी आपसे बात करेंगे आगे। अजय जी, आपको लगता है कि कोई समाधान अभी है कि त्वरित फौरन ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिन लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है, जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है, कम से कम उन्हें तुरंत देकर उन्हें बचा लिया जाए, मौत ना होने दी जाए? कोई ऐसा उपाय है और इसके लिए आप किससे जिम्मेदार मानते हैं? अगर नहीं अभी तक हुआ है तो अभी भी लोग अगर इतने भारी तादाद में हमारे देश में मर चुके हैं तो? देखिए सैयद जी, संबित जी की बात गौर से सुन रहा था, लेकिन पहले तो हम लोग को ईमानदारी से देखनी पड़ेगी कि हम क्यों इस स्थिति पर पहुंचे। जैसे ऑक्सीजन के जो विषय अगर हम देखें, ये निर्णय लिया गया था कि 150 हॉस्पिटल, अब 130 और जोड़ दिए, 150 हॉस्पिटल देश भर में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को लगाएंगे, ऑक्सीजन बनाने वाली जो है संयंत्र को लगाएंगे हर एक अस्पताल। लेकिन इसके टेंडर्स जो है मार्च 2020 में जो है वायरस पूरी तरह से लॉकडाउन होती है, इसके टेंडर जो है सिर्फ 200 करोड़ रुपए के टेंडर। केंद्र सरकार ये टेंडर 200 करोड़ के टेंडर अक्टूबर में निकालती है। केंद्र सरकार ये टेंडर अक्टूबर में निकालती है। और तो और अब चिंता की और दुख की बात यह है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है, वो हर एक न्यूज पोर्टल में चल रहा है, 60 अस्पताल से बातचीत हुई थी और उसमें से सिर्फ 5 अस्पताल में लगा। और आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल लखनऊ में भी वही स्थिति है। तो ये ऐसा नहीं है कि अन्याय जो है इनके अपने प्रदेश के साथ भी हो रहे हैं और भारत के हर एक प्रदेश के साथ। एक तो वो है। दूसरी बात है कि यदि वैक्सीन मैन्युफैक्चर टीवी पर आकर, भारत के श्रेष्ठ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टीवी पे आकर कह रहे हैं कि अमेरिका से जो है अगर हमको रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे तो हम वैक्सीन आगे नहीं बना पाएंगे, उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई बात नहीं। सच्चाई ये है कि चुनाव से लेकर के कुंभ मेला में हमने किसी तरह का टिप्पणी नहीं किया। अब उसमें मान लीजिएगा कि 31 लोग एक बार में स्नान लिए थे और हम कहते हैं कि जो भी प्रिकॉशन ले, जो भी होगा, 17 लाख तो पूरे हफ्ते में लगे थे मुंबई में वैक्सीनेशन। अब इसकी जो क्या, क्योंकि देखिए नैतिकता का मतलब है कि आपको वैसे निर्णय लेना चाहिए जो राजनीतिक ढंग से हो सकता है नुकसान हो, लेकिन लेना ही चाहिए। एक और बात देख लीजिए, हम आंकड़े इसलिए पेश कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब एम्स के चर्चा करते हैं। एम्स का बजट 3,800 करोड़। इस एम्स के अंदर 7,000 नर्सेस हैं, 8,000 नर्सेस हैं, 4,000 के आसपास डॉक्टर्स हैं। 4 बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। अगर उसको खोल देंगे तो आपको 10,000 से 15,000 बेड्स मिल जाएंगे। आसपास है कम से कम
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह जो है, नोएडा वोएडा, एनसीआर के कम से कम सीरियस लोग को तो जो है उस पर आप कार्रवाई कर सकते। इस पर कोई चर्चा ना किसी तरह की बात है, ये सच्चाई। दूसरी बात है रेमडेसिविर अगर दवाई जो है संबित जी, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये रेमडेसिविर अगर दवाई मिलती है तो दुख होता है कि अगर मान लीजिएगा कि 5,000 किसी के पास मिल जाती है किसी भी विशेष राजनीतिक दल, इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि संबित जी भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर हैं, लेकिन इस तरह की जब बातें सार्वजनिक हो रही है कि रेमडेसिविर कुछ लोग को मिल जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह का जो है बातें हो रही। आखिरी में हम ये कहेंगे कि जिम्मेदारी क्या है, वैक्सीनेशन की जो जिम्मेदारी या वैक्सीनेशन का जो जिस तरह का रणनीति बननी चाहिए थी, पूरे देश कम से कम केंद्र सरकार को मालूम था कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो है क्षमता 70 लाख के आसपास है महीने का। भारत बायोटेक का 10 लाख था, उसको जो 150 लाख तक बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी तक तो ईच स्थान करके जो है 1 करोड़, जबकि सभी वैक्सीनेशन अब सभी तरह का जो है बाकी वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग अब बंद करेंगे। 1 करोड़ 1 महीने में आपकी क्षमता है। और इस पर मैंने एक लेख भी लिखा था आज ही में आउटलुक में, और इस पर मैंने इसलिए कहा था कि जिस तरह से आंकड़े जो छिपाए जा रहे हैं, अगर आप शमशान घाट में अगर आप टिन शेड लगाएंगे ताकि इसकी रिपोर्टिंग नहीं हो जाए, अगर जो है पैथ लैब्स को बोल देंगे कि जो है रिपोर्ट मत कीजिए, तो पहुंचेंगे हॉस्पिटल में क्योंकि जिस पे इन्फेक्शन है उसको लगेगा कुछ नहीं है और भयावह स्थिति होगी। तो वर्तमान में भारत में और हर एक सरकार हो सकती है कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम लोग आंकड़े भी छिपा रहे हैं, ये विस्फोटक स्थिति पैदा कर रही है। क्योंकि जब जिसको जो आप अगर नेगेटिव को अगर पॉजिटिव को नेगेटिव अगर आप कह देंगे कि नेगेटिव है, नहीं तो इसलिए जिम्मेदारी और हमको सबको लेना है। लास्ट में पॉलिटिकल रैलीज बंद क्यों, जरूरत क्या है? और जब हम मना करते हैं या कम्युनिस्ट से कोई और पार्टी मना करते हैं, बोलते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। अजय जी, सॉरी, ठीक है सर जी, मैंने बोल दिया। हाँ ठीक है। वो देखिए, वो राहुल गांधी ने कब कहा कि मैं रैली नहीं करूंगा, और ऐसा तो नहीं था कि आप नहीं कर रहे थे। हाँ, सीपीआईएम ने कहा भी और की भी नहीं। रिजू दत्ता जी, 10 साल से टीएमसी का शासन बंगाल में है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, और आप हमेशा ये कहते रहे कि हमने खूब काम किया है, खूब काम किया है, खूब काम किया है। क्या कोरोना से लड़ने के लिए आपने काम किया? फर्स्ट वेव के बाद ऐसे कौन से आपने इंतजाम किए कि हॉस्पिटल्स बढ़ाए जाते, बेड्स बढ़ाए जाते, ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाता, आने वाले संभावित खतरे को भांपते हुए आप तैयार रहते? और ये क्या बात हुई रिजू जी कि कमी हुई तो हमने केंद्र की तरफ इशारा कर दिया कि साहब हमें मदद दे दीजिए, आप नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या ममता बनर्जी की रिजू दत्ता जी जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, मैं आपको एक सही चीज बताना चाहता हूँ कि आपने पहले ही कहा कि ये राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम एक हिंदुस्तानी के तौर पे बात करेंगे, तो मैं राजनीतिक दलों का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। 2010 में जब तृणमूल सरकार आने से पहले सीपीएम सरकार जब जा रही थी, तब हमारे हेल्थ का बजट था 3,442 करोड़, जो आज की डेट में बजट है 11,280 करोड़। लास्ट 10 सालों में सरकारी अस्पताल में जो बेड हैं वो 58,647 से बढ़ के 85,627 हुआ है। तो करीब 30,000 बेड बढ़ाए गए हैं, और डॉक्टर्स बढ़े हैं 4,800 से 15,000, और नर्सेस 37,366 से 56,500। हमारे यहाँ पर फिलहाल भगवान के आशीर्वाद से ऑक्सीजन की अभी तक कमी नहीं हुई है, पर वैक्सीन की कमी है। आपको मैं बता दूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, पर इलेक्शन शुरू होने से पहले भी हमारी मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखा था कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, यहाँ हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जनसभा करेगा, रैली करेगा, हम पैसे देंगे प्रदेश की तरफ से, केंद्र हमें वैक्सीन कहाँ से लेना है बता दे। उस पर भी रद्द लगा दिया गया, तो इसलिए वैक्सीन नहीं आया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सही चीज, हमने इस देश में क्या किया? हमने थाली बजाया, हमने गाना गाया, मैं पॉलिटिक्स का बात नहीं करूंगा, पर 120 करोड़ जनता जिनके लिए वोट करके पूरा देश का कमान जिनके हाथ पे दिया है, उनके बात पे तो देश चर्चा करेगी कि आपने थाली बजाया, गाना गाया, दिया जलाया। आज क्या हो रहा है? आज देश में शमशान उत्सव हो रहा है। आप उनके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो जहां से वो सांसद, आप बनारस चले जाइए, 88 घाट आज पूजा नहीं हो रहा है, सिर्फ चिताएं जल रही, और मणिकर्णिका घाट पे एक चिता पे 5 लाशें जलाई जा रही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहां पर है? क्योंकि बंगाल में हर पार्टी अभी विरोध कर रहे हैं कि हम कोई कैंपेन नहीं करेंगे, उन्होंने तय किया हम भी नहीं करेंगे, पर एक दिन में 4 रैलियां करेंगे।
तो जब आप फरवरी में, इस साल के फरवरी में आपका पार्टी जब कहता है कि वैक्सीन के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये वैक्सीन बना है और हर सर्टिफिकेट में उनका फोटो है, तो जब आप उसमें फायदा लेंगे, तो जब ये देश जल रहा है, ये देश मर रहा है, तो इल्जाम भी आपके सर पे ही जाएगा। हर डेथ सर्टिफिकेट में भी अभी आपका फोटो होना चाहिए, क्योंकि इस देश की हर निर्दोष आदमी जो कोरोना से जूझ रहा है और मर रहा है, वो आपके मत्थे है और आपके हाथ में है। आपने सही की वेंटिलेटर का बात किया, मैं सबसे अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं जो कोई मीडिया नहीं बात कर रहा है। एक एंटिटी बनाया गया था पीएम केयर फंड, जिसका एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। चेयरमैन, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी साहब, मेंबर अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारमण। उसमें जो चंदा आया आज की डेट में 3000 करोड़ से ऊपर पड़ा हुआ है, उसमें बोला गया था 50,000 वेंटिलेटर खरीदा जाएगा। कहाँ गया वेंटिलेटर? कहाँ गया पैसा? वो पैसे से वैक्सीन क्यों नहीं खरीदा गया? वो पैसे से ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया गया? उस पैसे से हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए गए? सिर्फ एमएलए की तस्करी के लिए वो पैसे रखे गए। ये कौन सा न्याय है? आप देश के कप्तान हैं, आपकी जिम्मेदारी है। रिजू जी, बंगाल की बात कर चुके हैं आप, सुविधाओं की बात कर चुके हैं, इसलिए हमने रोका। और जब तक आप हेल्थ की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, हॉस्पिटल्स, बेड्स की बात कर रहे थे, हमने आपको रोका नहीं। लेकिन संबित जी, अजय जी, रिजू जी, संजीव जी, हम आपके पास आ रहे हैं। आप तीनों की बातें सुनकर तो ये लगता है कि हमारे देश में बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे देश में इतनी जबरदस्त हैं कि सबको इलाज मिल जाएगा, सबको दवाई मिल जाएगी, सबको रेमडेसिविर मिल रही है, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है, कहीं बेड की कोई कमी नहीं है, कहीं वेंटिलेटर की कमी नहीं है। आप लोगों की बातें सुन के तो यही लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर संबित पात्रा, यदि आज कोई मरीज या मरीज का रिश्तेदार आप दोनों से कहे कि बेड दिलवा दीजिए, रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप दोनों सर डॉक्टर्स होने के बावजूद नहीं दिलवा पाएंगे। संजीव झा जी, संजीव जी, आप बड़े रैन बसेरे बनाते हैं। संजीव जी, आपकी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक्स बनाती है। संजीव जी, आपकी पार्टी गरीबों की बात करती थी। संजीव जी, आपकी पार्टी फ्री में बिजली देती है। और संजीव जी, जब संकट आता है तो आपकी पार्टी यह कहती है कि केंद्र हमारी मदद करो। संजीव जी, आपने तैयारी क्यों नहीं की? अरविंद केजरीवाल पहले यह कहते हैं कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा, हम लॉकडाउन बिल्कुल लगाना नहीं चाहते, फिर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। उन गरीबों से, उन मजदूरों से यह कहा जाता है कि दिल्ली में रहिए, दिल्ली छोड़कर मत जाइए। क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे? भूखों मरने से अच्छा है कि वो अपने घर चले जाएं। और वो सिलसिला संजीव जी शुरू हो गया। संजीव जी, क्या आपने जरा सा नहीं भापा, क्या दिल्ली सरकार को जरा सा अंदेशा नहीं था कि स्थिति इतनी भयानक होगी कि हम एक दिन में 24 घंटों में 25,000 को पार कर जाएंगे? देखिए शहीद जी, ये चौथा वेव है। इससे पहले 3 वेव ऑलरेडी, 3 वेव की अगर हम एवरेज देखें तो सबसे ज्यादा जो संक्रमण दर था वो 7-8% के करीब था। और हमने बहुत इसको अच्छे से प्रबंधन करके हमने उसको संभाला था। 8,000 के करीब से ज्यादा मरीज आए थे और उसको दिल्ली ने ठीक से संभाला। 5 साल में चूंकि हेल्थ में खूब काम हुए, मोहल्ला क्लिनिक खूब बना, पॉलीक्लिनिक खूब बना, हॉस्पिटल्स बना, यही कारण है कि हमने सब मरीजों का भी किसी कॉरिडोर में अपने मरीज नहीं देखा होगा। हाँ, लेकिन अब संक्रमण का दर 30% है और लगभग 25 हजार पेशेंट्स रोज आ रहे हैं। लेकिन 25,000 पेशेंट आने के बावजूद आप दिल्ली में किसी हॉस्पिटल कॉरिडोर में आपको पेशेंट नहीं देखने को मिलेगा। हम आप देखिए यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ की 5,000-6,000 पेशेंट आए तो लोगों को खूब चीखना चिल्लाना हुआ, कॉरिडोर्स में पेशेंट्स मिले। लेकिन दिल्ली में कोई वैसे हालात नहीं दिखे। लेकिन कितने भी अच्छे हेल्थ मेजर्स क्यों ना हो, उसकी अपनी एक सीमाएं हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा तीसरे वेव तक 8,000 पेशेंट से इस वक्त 25,000 पेशेंट आए हैं। तो लगातार मुझे लगता है कि देश में कोई एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 2 बार अपने अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, इसको कैसे और बेहतर तरीके से प्रबंधन करें, उसको लेकर मीटिंग हो रही है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली के डिप्टी सीएम सभी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हम सभी विधायक हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। दिल्ली में दिल्ली की नहीं, संजीव जी, 6 दिन में दिल्ली में स्थिति सुधर जाएगी। दिल्ली में हर मरीज को बेड मिल जाएगा, 6 दिन में हर मरीज को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर मिल जाएगी, या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? मैं आ रहा हूं उस बात पे, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने सबको बोलने दिया, मुझे भी बोलने दीजिए।
तो मैंने जैसा आपको कहा कि अब 25,000 पेशेंट आने के बाद लगातार समीक्षा बैठक के बाद बहुत सारे लोगों का कहना था, क्योंकि हम दिल्ली के बैंक्वेट हॉल, दिल्ली के हॉस्पिटल्स और जितने भी हेल्थ मेजर्स एक्सपर्ट कर रहे हैं सब ले रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना था, डॉक्टर्स का ये कहना था कि अगर हम छोटा एक लॉकडाउन लगा लें तो उसमें अपने हेल्थ मेजर्स को भी ठीक कर लेंगे, और लॉकडाउन से ऐसा नहीं है कि ये कंटेमिनेशन रुक जाता है, बट थोड़ा धीमा जरूर होता है। तो दोनों बात हमारे साथ हो जाएगी, पूरे कम हो जाएंगे और अपने हेल्थ मेजर्स को हम ठीक कर लेंगे। बढ़ेगा या इतना ही रहेगा 6 दिन का? संजीव जी, कि मैं हमेशा लॉकडाउन के खिलाफ रहा हूं। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन से कोई बीमारी रुकने वाली नहीं है, लेकिन ये छोटा लॉकडाउन के जरिए अपने हम हेल्थ मेजर्स को ठीक कर लें, जो हम ऑक्सीजन बेड बढ़ा लें, जो बाकी आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसको ठीक कर लें, ताकि ये अगर इससे आगे बढ़ता है तो दिल्ली के लोगों को ये बेड को लेकर या ऑक्सीजन को बेड को लेकर या और चीजों को लेकर समस्याएं ना हो। ठीक है, हम आते हैं संजीव जी, चारों से आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन 4 प्रमुख दलों के नेताओं की जो बातें अभी आपने सुनी, चारों के पास जबरदस्त प्लान है। चारों कहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगी, बहुत ज्यादा दवाइयां आ जाएंगी, रेमडेसिविर आ जाएगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल्स में बेड्स मिल जाएंगे, हमारी प्लानिंग है। अगर इन लोगों का ये प्रेजेंटेशन देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है, और सबका प्रेजेंटेशन एक से बढ़कर एक, लेकिन जमीनी हकीकत यह है दोस्तों कि आज बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, अस्पतालों की कमी है, मरीज मर रहे हैं, कोरोना पेशेंट्स को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। पिछले 24 घंटों में 2,73,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, चर्चा पर लौटने से पहले हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है, फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर लॉकडाउन लगा देने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में ये लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो ये 5 वो शहर हैं जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आप लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि 30,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में केसेस आए हैं, कोरोना के केसेस आए हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, और उत्तर प्रदेश में अब कोरोना ऐसा लगता है कि अपना नया ठिकाना बना रहा है। लेकिन आज हमारे देश में स्थिति यह है कि 2,73,800 से ज्यादा पिछले 24 घंटों में कोरोना पेशेंट्स आ चुके हैं। 1,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, और ये आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जहां आज खुशी मनाई जा रही हो। किसी घर से किसी का पिता चला गया, किसी से किसी की मां चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी के बच्चे चले गए। हर घर की कहानी बेहद दर्दनाक है। कहीं शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई, तो कहीं जवान बेटे के कोरोना से गुजर जाने पर माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। संबित पात्रा जी, संबित जी, दर्द ही दर्द है, तकलीफ ही तकलीफ है। संबित जी, बहुत अच्छा इंतजाम आपने बताया है, लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति से कैसे निपटा जाए? संबित जी, काला बाजारी रेमडेसिविर की हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो दवाएं छुपा रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, वो दवाओं को ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं, अपने अपने लोगों को दी जा रही है। सरकार की ऐसे में क्या जिम्मेदारी है संबित जी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सत्य को प्रतिपादित करना और जहां झूठ फैलाने की कोशिश हो उसे कैसे रोकना, होर्डिंग को कैसे रोकना, इन सब विषयों में मुझे मेरे मित्रों ने जो यहां बैठे हैं तीनों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। मैंने प्रश्न लिख लिया है। पहला प्रश्न वैक्सीन को लेकर था कि वैक्सीन में क्या देरी हुई? बिल्कुल नहीं। आज हिंदुस्तान विश्व का एक तरह से नंबर 1 देश अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वैक्सीन में बन के उभरा है। कल तक लगभग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया, और जो कल तक हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि 3,000 करोड़ रुपए की मांग कोविशील्ड की कंपनी ने किया है, और कुछ करोड़ की मांग जो है भारत बायोटेक ने, जो कि कोवैक्सीन बनाती है, उन्होंने किया है। अभी मैं देख रहा था कि दोनों को भारत की सरकार ने सैंक्शन कर दिया है ताकि वैक्सीन प्रोडक्शन रैंप अप हो सके। और भारत सरकार ने ऐलान किया है, जहां तक कोवैक्सीन का सवाल है, आने वाले में 4 महीने के अंदर आज जो 10 मिलियन प्रति माह में होता था वो 60 से 70 मिलियन प्रति माह, और सितंबर तक 100 मिलियन प्रति माह होगा। मगर आप भी बताइए, आज से ठीक 15-20 दिन पहले, मुझे कष्ट हो रहा है कहते हुए मगर ये ऑन रिकॉर्ड है,
3 राज्य और एक मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें शंका है कि ये वैक्सीन नहीं है, ये पानी है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, जिसमें पंजाब भी शामिल था, जिसमें राजस्थान भी शामिल था। खुद मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कहा था ये तो बीजेपी का वैक्सीन है। अखिलेश जी ने कहा था ये बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे, आप भी मत लगाइए। इससे एक शब्द उत्पादित हुआ जिसे वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं। लोग डर के वैक्सीन लगाना बंद कर दिए। मैं एक कंप्लीट कर संबित जी, क्षमा नहीं, आपको रोकना नहीं चाह रहे थे संबित जी, आपको रोकना नहीं चाह रहे थे। ये जो बातें आप कर रहे हैं ना संबित जी, ठीक है, ये बातें आप लगातार करते हैं और इनमें सच्चाई भी है, हो भी सकती है। जवाब देने के लिए अजय जी हैं, संजीव जी हैं, रिजू जी हैं। लेकिन आज अगर हम सिर्फ ये बात करें संबित जी, कोरोना की, अस्पतालों की, बेड की, आईसीयू की, ऑक्सीजन की, और जिन लोगों को जरूरत है संबित जी, अगर आपकी बातों से, अगर आपके किसी एक फैसले से, आपके किसी एक वाक्य से अगर एक भी व्यक्ति को ऑक्सीजन मिल जाए, रेमडेसिविर मिल जाए, किसी का जीवन बच जाए संबित जी, तो बड़ा सार्थक। आपका जीवन, हमारा जीवन, हमारी ये चर्चा सार्थक। सही जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, सिर्फ हम आज की बात करें संबित जी, बहुत अच्छा प्लान है। देखिए, बहुत अच्छा प्लान बताया आपने। मैंने आपको पहले बिल्कुल नहीं रोका था। भविष्य की प्लानिंग आपने इतनी अच्छी की, इतना बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन है कि आप सोच नहीं सकते। अभी रुकिए, सुनिए, आज की बात बताइए प्लीज, आज क्या किया जाए, आज क्या किया जाए? दुखी हैं संबित जी आज, प्लीज जी, जब मन व्यथित है आज। नहीं सही जी, मैं ही उत्तर दे रहा हूं। सुनिए सही जी, जब ये पूछा गया कि वैक्सीन पहुंचा नहीं राज्यों में, जब ये कहा गया कि पीएम केयर के पैसों से हम एमएलए खरीद रहे नरेंद्र मोदी, तब तो आपका मन दुखी नहीं हुआ? कहने दीजिए, तो अब तो आपने रोक नहीं लिया। कहने दीजिए कैसे होता है? मैं पार्टी का ना संबित जी सुनिए ना, आप एंकर हैं, मुझे इन विषयों को, संबित जी आपको देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराखों पर बैठाया है, प्रचंड बहुमत दिया है संबित जी। संबित जी, प्रचंड बहुमत। हमने आपसे निवेदन ये किया संबित जी, हर रोज आप टीवी पर आते हैं, हर रोज 2 घंटे आज तक पर बैठते हैं, आज सिर्फ मरीजों की बात कर लीजिए। क्यों रही है कि 13 करोड़ लोग मर रहे हैं संबित जी, लोग मर रहे हैं संबित जी। संबित जी आज गुस्सा है, संबित जी आज गुस्सा है। सुनिए एक सेकंड, सुन लीजिए, एक आप मेरी बात सुन लीजिए संबित जी। जो वीडियोस आपके पास भी आ रहे हैं संबित जी, हम नहीं दिखा रहे हैं पूरे वीडियोस। जिस तरह से लोग रो रहे हैं, अगर माताओं बहनों की चीत्कार आप सुन लेंगे संबित जी, कलेजा फट जाएगा। संबित जी वीडियोस देख लेंगे अस्पतालों के बाहर लोगों को बिलखते हुए, संबित जी खाना नहीं खा पाएंगे आप। मैं बिल्कुल वही अपील कर रहा हूं, मैं वही अपील कर रहा हूं कि लोग वैक्सीनेशन लगाने जाएं। जो लोग कहते हैं ये वैक्सीन पानी है, उसको ना सुने। क्या ये गलत अपील है? क्या लोगों को वैक्सीनेशन कराने नहीं जाना चाहिए? आज तक नहीं चाहती है? आज तक अखिलेश यादव के साथ क्यों खड़ी है? और जब हम अपील करते हैं तो उसके साथ क्यों नहीं खड़ी है? हम अपील करते हैं कि देखिए, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं, आज दिल्ली में लॉकडाउन हुआ है, मैं देख रहा हूं, टीवी में देख रहा हूं, लोग जाके शराब की दुकान के आगे लाइन बना के खड़े हैं। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, यही लाइन आप वैक्सीनेशन सेंटर में लगाइए। अगर हम यही लाइन वैक्सीनेशन सेंटर के आगे लगाएं, वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। ये लिस्ट आज तमाम अखबारों ने छापा है, हर राज्य में कितना वैक्सीन पेंडिंग है। प्लीज वैक्सीन लगाइए। तो ये जो आज हम मंजर देख रहे हैं, ये मंजर नहीं होगा। ठीक है, आप सब कुछ लीजिए, एसेंशियल आइटम सब कुछ हो सकता है, मगर वैक्सीन भी एक एसेंशियल आइटम है। प्लीज वहां जाइए, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां कहा गया कि वेंटिलेटर्स नहीं गया और पीएम केयर फंड का क्या हुआ। कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल देखिए कि 17 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के माध्यम से कई ऐसे राज्य हैं, यहां पुणे का जिक्र किया गया है, एक शहर में पुणे में 17 वेंटिलेटर इज गैदरिंग डस्ट। मैं उन तमाम राज्यों से, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य क्यों ना हो, उन राज्यों से कहूंगा जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के माध्यम से, 50 वेंटिलेटर पंजाब में है और बीजेपी शासित राज्य में भी हो सकते हैं, वो प्लीज वेंटिलेटर्स को निकालिए। डोंट लेट देम गैदर डस्ट, उनको बंद मत रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपना ऑर्डर दिया है, आप निकालिए, उसे यूज करिए। रेमडेसिविर को लेकर कहा गया है 2000 रुपए सरकार ने कम किया है रेमडेसिविर पे। जो रेमडेसिविर 3000 रुपए पे मिलती थी वो 850 रुपए पे आज मिल रही है, और कोई इसे होर्डिंग ना करे उस पे एनएसए लगेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं एक उदाहरण दूंगा, एक निर्णय लिया है कि जो भी होर्डिंग करेगा उस पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा। मैं चाहता हूं बाकी राज्य भी इसको फॉलो करें, चाहे वो हमारे राज्य हो या दूसरे शासित राज्य हो, और एनएसए जैसे स्ट्रिंजेंट मेजर्स होर्डर्स के ऊपर लगाए जाए। यहां पर कहा गया कि थाली बजाने और ताली बजाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही। देखिए, चूंकि आपने उस समय उनको रोका नहीं था, मैं कहना चाहूंगा थाली और ताली कोरोना को भगाने के लिए नहीं, कोरोना वॉरियर्स को किस प्रकार एनकरेज किया जा सके उसके लिए
लिए था, इसलिए हम यहाँ पर झूठ न फैलाएं कि कोरोना को भगाने के लिए थाली और ताली बजाया गया था। संबित जी, पीएम केयर्स फंड जब बना था, अच्छा खासा 3,000 करोड़ के लगभग उसमें अमाउंट सरकार की तरफ आया था, और हमारे देश के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, ये आंकड़ा संबित जी मेरे सामने यहाँ पर 3,076 करोड़ रुपया तब आया था, और इससे अलग सरकार ने 2,000 करोड़ रुपया जो था वो सीधे सीधे यहां पर अलॉट कर दिया था कि वो हम हेल्थ केयर के लिए दे देंगे और उससे हम वेंटिलेटर्स देश भर में पहुंचाएंगे। क्या हुआ, इस पर हम आपसे जरूर आपकी राय जानना चाहेंगे। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार, जो आज देश में गुस्सा लोगों में सिर्फ शासन के प्रति नहीं, सब राज्यों की बात कर रहे हैं, देश भर की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों के प्रति जो गुस्सा उभर रहा है, अस्पतालों के बाहर जो चीख पुकार मची हुई है, जो अपनों के शवों को अपनी आंखों से देखकर जो कलेजा फटता है, और आप लोगों को जो भला बुरा कहा जाता है, आपको लगता है कि यह स्थिति, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक जारी हो चुकी है। देश भर के डॉक्टर्स के साथ पीएम ये बैठक कर रहे हैं। देश भर के बड़े डॉक्टर्स के साथ ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है, और इसमें कोरोना से कैसे निपटा जाए, कोरोना पर जो स्थिति है उस पर कैसे काबू पाया जाए, किस तरह से कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चर्चा कर रहे हैं। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी काफी जरूरी है, क्योंकि आज इस वक्त हमारे देश में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है, विस्फोटक हो गई है। देश भर के डॉक्टर्स वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय जुड़ चुके हैं, और ये बैठक इस वक्त यहां चल रही है। देखना यह होगा कि इसमें क्या निकल कर आता है। डॉक्टर अजय कुमार, हम ये चारों से सवाल है आपसे, और चारों को हो सकता है समय ना मिले अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन डॉक्टर अजय, आज राजनीतिक दलों, राजनेताओं के प्रति गुस्सा है। जनता सिर्फ आप लोगों को अपना प्रतिनिधि इसलिए बनाती है, चुनती है कि आप उनकी मदद कर पाएं। क्या आज आप कोई मदद कर पा रहे हैं? किसी को रेमडेसिविर दिलवा पा रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, किसी को बेड दिलवा पा रहे हैं, या ऐसे ही बाहर लोग मरते रहेंगे? क्षमा चाहते हैं, बहुत सारी खबरें आ गई थी, इस वजह से सबको मौका नहीं मिल पाया। आपको नहीं डॉक्टर अजय, आपको भी हम समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि अगले कार्यक्रम का समय हो रहा है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन यह है कि बहुत बढ़िया आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, भविष्य की बहुत अच्छी रणनीति है चारों के पास, चारों की सरकारों ने सुन के ऐसा लगता है कि हमारे देश में बहुत जबरदस्त काम हुआ है, ऐसी सुविधाएं कहीं पर भी नहीं है। लेकिन प्लीज अस्पतालों में जाइए, सड़कों पर निकलिए, लोगों से बात कीजिए, जिन लोगों को दवा की जरूरत है उन्हें दवा दिलवाइए, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें ऑक्सीजन दिलवाइए, कुछ तो लोगों की मदद कीजिए, वरना आप नेताओं पर से हमारा भरोसा पहले ही उठ चुका है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी उठ जाएगा। देखते रहिए। आज हमने आपसे एक सवाल भी पूछा था कि क्या दिल्ली सरकार ने 6 दिन का जो लॉकडाउन लगाया है वो सही किया है। आपके हमें जो जवाब मिले हैं उनमें 72% लोगों ने कहा है कि हाँ, और 28% ने कहा है कि नहीं। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, अपने परिवार का प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।